गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा अध्ययन का विषय होगा वो वाणिज्यवाद से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने वाणिज्यवाद के अर्थ को, वाणिज्यवाद की जो परिभाषा है या ये कहिए कि वाणिज्यवाद की विशेषता और वाणिज्यवाद की उत्पत्ति के कारणों को जाना। आज की वीडियो में हम वाणिज्यवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्या इसकी विशेषता रही है, इसके अलावा वाणिज्यवाद इतनी संपन्न विशेषताओं को रखते हुए क्यों पतन की ओर अग्रसर होता है। तो दोनों चीज़ों का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम विशेषताओं को जानते हैं। तो वाणिज्यवाद जो है वो कोई एक सुनियोजित, एक निश्चित विचारधारा नहीं थी। इस विचारधारा को प्रचलित करने वाला कोई अर्थशास्त्री भी नहीं रहा है, लेकिन इसका संबंध मुख्य रूप से व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है उसके साथ माना जाता है। इस विचारधारा में समय समय पर परिवर्तन होते रहे और विभिन्न देशों में इसको विभिन्न नामों से जाना गया है। पिछले अध्याय में हमने यही जाना था कि ये जो विचारधारा है ये कोई एक सुनियोजित ढंग से या किसी व्यवस्था के माध्यम से नहीं चली है। ये एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र के रूप में ही जानी जाती है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इसको कैम्ब्रेलवाद के नाम से जाना जाता है और फ्रांस में कोलबर्टवाद के नाम से। इस प्रकार विभिन्न देशों में जो है इसकी जो नाम है उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी जो विशेषता हर जगह समान जो है वो देखी गई है। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सोने चांदी। वाणिज्य की विचारधारा थी कि किसी भी राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इनका अधिक धन, अधिक शक्ति, अर्थात जिस देश के पास सोना चांदी होगा वही धन शक्तिशाली होगा, वही देश शक्तिशाली होगा, वही देश समृद्ध होगा। देश विदेश से भी सोना प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारिक संबंध बनाइए, कोई भी जो है रास्ता अपनाइए, लेकिन अधिक से अधिक सोना चांदी करें। छल उचित हो या अनुचित हो, विदेशों से भी बहुमूल्य धातुओं का संचय हमें करना चाहिए। दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक नियम। वाणिज्यवादी जो है ये धारणा रखते थे, उनका ये विचार था, ये मत था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसके लाभ के लिए आर्थिक जो नियम है वो बनाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य से स्वभाव से ही मनुष्य जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। अपने जो निजी हित है उनकी पूर्ति करने का ही प्रयास जो है एक व्यक्ति करता है। ये ह्यूमन नेचर होता है। हम सर्वप्रथम अपने निजी हितों को ही फोकस करते हैं, उन्हीं को ही देखने का, करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो समाज या राज्य है उस पर उसके कार्यों का प्रभाव क्या पड़ेगा, इस ओर मनुष्य तनिक भी ध्यान नहीं देता है। हमारे कार्यों से हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस बात पे कौन फोकस करता है। इसलिए यदि व्यक्ति को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए तो राज्य को और राज्य से संबंधित जो कोई भी कानून होगा नहीं बनाया जाएगा तो बहुत अधिक विपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी, राज्य को हास होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए वाणिज्यवादियों का ये विचार था कि व्यापार, उद्योग, कृषि, इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य जो है ऐसे नियम लगाए जिससे धन दौलत जो है उसकी वृद्धि हो और समाज का कल्याण हो। इसके बाद तीसरा जो विशेषता है वो है आर्थिक एकीकरण। तो राज्य जो है उसकी ओर से आर्थिक एकीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। सामंतवाद जो है उसको समाप्त करते हुए वाणिज्यवादियों ने सुझाव दिया है कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए स्थानीय करों में समानता लाई जाए। जो स्थानीय कर है उनको समाप्त करके राष्ट्रीय कर निर्धारित किए जाने चाहिए। सारे राष्ट्र में एक एक जैसी नीति लागू करनी चाहिए, एक जैसी मुद्रा, एक जैसा मापतोल, एक जैसे हर कानून, एक जैसे ढंग राज्य के हर क्षेत्रों में लागू किए जाए। सड़कें जो है उनका निर्माण किया जाना चाहिए। सड़कों और नहरों को एक दूसरे से जोड़ना जो है मिला दिया जाए। वाणिज्य व्यापार संबंधी जो नियम है वो भी सब जगह एक समान लागू किए जाए। लेकिन जो वाणिज्यवादियों का जो ये विचार है ये अधिक राष्ट्रों में कामयाब नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह जो है राष्ट्रीय नियम लागू करने की स्थिति जो है वो नहीं रही थी। इसके बाद है अनुकूल व्यापार संतुलन। तो वाणिज्य व्यापार संतुलन का अर्थ वादी जो है उनकी विचारधारा में क्या है कि आयात जो है उसकी अपेक्षा निर्यात का मूल्य अधिक होना चाहिए। अर्थात देश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक निर्यात हो, विदेश से कम वस्तुएं मंगवाई जाए, बहुत आवश्यक हो उन्हीं वस्तुओं का जो है अपने देश में मंगवाया जाए उनको। इसके अलावा सोने चांदी जो है उसमें इस वजह से वृद्धि होगी कि निर्यात हम ज़्यादा करेंगे, हमारे पास मुद्रा ज़्यादा आएगी, हमारा माल बिकेगा, और आयात जो है वो हम कम करेंगे।
ऐसे नियम बनाए जाएं सरकार के द्वारा जिससे व्यापार जो है संतुलन देश के पक्ष में। अनुकूल व्यापार संतुलन से देश की जो मुद्रा है उसकी मात्रा बढ़ेगी, ब्याज की दरें जो है उसमें कमी आएगी और कम ब्याज दरों के कारण जो पूंजी है निवेश उसको प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो अनुकूल व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? निर्यात जो है वो अधिक हो, आयात कम। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों की रक्षा। तो वाणिज्यवाद की एक अन्य विशेषता ये है कि जो राज्य के अपने उद्योग हैं उनकी रक्षा की जाए। राज्य जो है अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे, धन से भी और शक्ति से भी जो राज्य है उसका संरक्षण उद्योगों को मिलना चाहिए। अधिक मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन जो है वो किया जाए, तैयार माल की निर्यात जो है उस पर प्रतिबंध किया जाए। बाहर से आने वाला जो माल है उस पर आयात की दर इतनी अधिक हो कि उसका जो आयात है वो कम से कम, निर्यात की दरें सस्ती हो जिससे अधिक से अधिक माल जो है दूसरे देशों में निर्यात किया जाए। ठीक है, कारीगर अपना देश छोड़कर न जाए, अपने देश के लिए ही कार्य करें, ये इनका विशेष सुझाव रहा है और इससे जो राज्य है वो आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा उपनिवेश जो है वो स्थापित करने पर बल। वाणिज्यवादी जो है वो व्यापार की सुरक्षा व प्रसार के लिए उपनिवेश स्थापित करने पर बल देते हैं। व्यापार तभी संपन्न और विकसित हो सकता है जब उपनिवेशों की स्थापना होगी तो राज्य जो है उसको दोहरा लाभ होगा। कैसे? कि वहां पर उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी और जो बना हुआ माल है वो उनके द्वारा जो उपनिवेश स्थापित किए गए हैं उनमें जो है बिकने में आसानी होगी, जिससे जो सोना चांदी है उसमें अभिवृद्धि। इसके अलावा देश को शक्तिशाली बनाना। तो वाणिज्यवादियों का ये मानना है कि राज्य धन दौलत से समृद्ध होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो। समृद्धि समृद्धि और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। अगर धन दौलत है तभी कोई देश जो है वो शक्ति को प्राप्त करता है, तभी वो धन की वृद्धि और सुरक्षा के बल पर जो है एक राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली बन सकता है। धन जो है विदेशी शक्ति जो है उसको भी वो मात दे सकता है सैनिक शक्ति के बल पर, अगर उसके पास धन दौलत है। इसके अलावा घूस देकर अन्य चीजें खरीद सकता है, अन्य देशों से भी समर्थन जो है शक्ति जो है वो धन के बल पर प्राप्त वो कर सकता है। तो इस तरीके के विचार जो है, इस तरीके की विशेषताएं जो है वो वाणिज्यवादियों की रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि इतनी सुसंगठित अगर ये विचारधारा रही है तो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो ये विचारधारा है वो अंत की ओर अग्रसर हो जाती है, पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो ऐसा क्या था, ऐसी क्या वजह थी जिसके वाणिज्यवाद का पतन होता है? कोई भी जो विचारधारा होती है जब वो अपनी प्रकाष्ठा पर होती है तो वो अपनी जो गुण और दोष है उनको साथ लेकर चलती है। वाणिज्यवादी विचारधारा का भी कुछ इसी तरीके का उसूल रहा। इसमें जहाँ एक और धन के ही संचय करने पर बल दिया है तो उसके कुछ दुष्प्रभाव जो है वो तत्कालीन समय के समाज, तत्कालीन समय की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर देखे गए हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो पहला है धन का अत्यधिक महत्व। अधिक से अधिक धन का संचय करना है जिसके कारण धन का महत्व इतना बढ़ गया कि शासक जो वर्ग है वो लोक कल्याण के महत्व को ही भूल गए थे। सिर्फ लालसा ने शासक वर्ग को निरंकुश बना दिया। लालच ने पूंजीपति लोगों को श्रमिकों का जो शोषण है वो करने के लिए अधिक से अधिक लालच की वजह से श्रमिकों को इतना ही वेतन मिलता था कि उनका जीवन निर्वाह करना भी बहुत ही कठिन। इसके अलावा कृषि का हास। तो अधिक जो उन्होंने अपने अपने देशों को आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ करने के लिए व्यापार और उद्योगों को बहुत महत्व दिया। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था, इन्होंने जो अर्थव्यवस्था को रूप दिया उसमें पहला स्थान व्यापार का, दूसरा उद्योग का और तीसरा स्थान इन्होंने कृषि को दिया। तो अन्न जो है उसका उत्पादन देश में होना बंद हो गया और जिसकी वजह से कृषि और कृषकों पर बुरा प्रभाव पड़ा। सिर्फ धन दौलत ही है, लेकिन जब खाने के लिए जो अन्न ही नहीं होगा तो उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो वही देखा गया है कि यूरोप में, फ्रांस में विशेष तौर पर जो कृषक है उनकी दशा बहुत ही उस समय खराब हो जाती है। इसके बाद स्वतंत्र व्यापारियों को हानि। जो उच्च तबके के जो व्यापारी थे जिनको सरकार का भी सहयोग था और सरकार की जो व्यापारिक कंपनियां थी उन्होंने अपार मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त करके खूब लाभ अर्जित किया। इसके अलावा उनसे सरकारी कंपनियों के नीचे जो कार हायर की हुई कंपनियां थी उन्होंने भी बहुत लाभ प्राप्त किया। लेकिन वो व्यापारी जो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे थे उनको इस समय में बहुत हानि उठानी पड़ती है। जैसे उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड में भेड़ पालकों को ये निर्देश दिए गए कि कच्ची ऊन जो है उसको बाहर भेजने पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी कि वो अपनी ऊन को बाहर नहीं बेच सकते हैं, जिसकी वजह से जो भेड़ पालक है उनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया, व्यापार बंद हो गया। तो इससे बहुत जो है वाणिज्यवादी जो नीति है उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और इसके खत्म करने की जो है मांग उस समय के व्यापारियों के द्वारा की गई। इसके बाद है उपनिवेशों का शोषण।
तो वाणिज्यवादी जो है इसका दुष्परिणाम ये हुआ, इसका पतन जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उपनिवेशों में बेहद जो है शोषण इस समय रहता है। इस विचारधारा की वजह से वाणिज्यवादी ये समझते थे कि केवल मात्र देश के लाभ के लिए उपनिवेशों की स्थापना की गई है। उनको जितना हो सके उनसे कच्चा माल प्राप्त किया जाए और जो उत्पादित माल है उसको ऊंची से ऊंची कीमत पर उपनिवेशों में बेचा जाए। तो उपनिवेश जो है वो भी किस हद तक इस शोषण को स्वीकार करते हैं, इसलिए वाणिज्यवाद का पतन अवश्यंभावी था। इसके बाद है अनुचित व्यापार। तो वाणिज्यवादियों ने जिस तरीके के नियम लागू किए, इन नियमों का जो है पालन करना अधिक समय तक अनिवार्य नहीं था, इसलिए इन नियमों का उल्लंघन होना स्वाभाविक था। इन नियमों का उल्लंघन जो है वो करके लोगों ने अनुचित जो व्यापार है वो आरंभ कर दिया, तस्करी आरंभ कर दी। इससे व्यापारिक जो भ्रष्टाचार है वो अपने यौवन पर पहुंच गया। इन सब के लिए लोगों ने वाणिज्यवादी नीति को ही उत्तरदायी ठहराया और इसलिए वाणिज्यवाद जो है उसके विरुद्ध जो भावना है वो प्रबल हो गई। राज्य की शक्ति में अत्यधिक राजा जो है वो अब निरंकुश हो गए वाणिज्यवाद की वजह से और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, जिससे जो जनता है उसके जो निजी हित हैं उनको आघात पहुंचने लगा और परिस्थितिवश वाणिज्यवादी नीति का विरोध होना स्वाभाविक था। इसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय एक परिवर्तनशील चीज है, परिवर्तन होता रहता है समय में। तो समय के बदलाव के साथ वाणिज्यवाद का अस्तित्व जो है उस 18वीं शताब्दी में रहना असंभव था, इसलिए जो वाणिज्यवाद है वो पतन की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का विकास। तो वाणिज्यवादी नीति पर चलते हुए जो कई देश हैं उन्होंने व्यापार और उद्योगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा लिए, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति आने पर जो पूंजीपति हैं उन्होंने वाणिज्यवाद की आलोचना करनी आरंभ कर दी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात सबसे पहले एडम स्मिथ ने इसके विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई और उनके विचारों से वाणिज्यवाद को गहरा धक्का लगा। स्वतंत्र व्यापार का जो विचार है वो उन्होंने दिया। तो इस तरीके से जो वाणिज्यवाद है वो पतन की ओर अग्रसर होता है और धीरे धीरे वाणिज्यवाद का पतन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपना ये क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले आप वाणिज्यवाद का अर्थ और परिभाषा देंगे, उसके पश्चात उद्देश्य, फिर विशेषताएं, विशेषताओं के बाद आप जो है इसके उद्देश्य के बाद विशेषता, विशेषता के बाद जब आपने इसके पतन के कारण जो उनको देने हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में